हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज की और उसके क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। ये कहता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वीनस और मार्स से अलग अलग क्यों है। Our atmosphere contains gas like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and other gases in very small amount. हमारे environment में जो खतरनाक गैसेज होती हैं, जो हमारी लाइफ के लिए पॉसिबल जो स्ट्रक्चर होता है वो एक होमोजीनियस अमाउंट में प्रेजेंट है और एक बैलेंस डाइट की तरह ही वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन वीनस और एटमॉस्फेयर मार्स की अगर हम बात करें, then 95% of carbon dioxide is present there। तो वहाँ पर 95% सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर, इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक कंबल की तरह काम कैसे करता है। एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह इन कारणों से काम करता है। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम हवा की बात करें तो वो एक बैड कंडक्टर होता है हीट का। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। यह दिन और रात के समय धरती के टेम्परेचर को क्या कर रखता है, फिक्स रखता है, बनाए रखता है। इट कंटेन्स ओजोन इन अपर लेयर विच प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो खतरनाक किरणों से यानी कि यूवी रेज से हमारी जो है रक्षा करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज विंड्स। हवा कैसे बनती है और कौन इन्हें बनाता है, उनकी बात करते हैं अभी। द अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ कॉज विंड्स। धरती के अलग अलग इलाकों में अलग अलग हीटिंग होती है, उसकी वजह से जो एयर्स है वो बनती हैं। वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा हीटिंग है वहाँ की एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है, आसमान की तरफ, और खाली जगह को फिर ठंडी हवाएं घेरने की कोशिश करती हैं और उसकी वजह से फिर क्या बनती हैं, विंड्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड। क्लाउड्स कैसे बनते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी etc get evaporated and this water vapors rises up with the hot air। दिन के समय अगर हम बात करें तो वाटर सोर्सेज जो डिफरेंट जैसे नदियाँ, तालाब, समंदर, सागर, ये सारी चीज़ें जो है पानी को लिए होती है और जब हीटिंग होती है सनलाइट की हेल्प से तो ये पानी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और हॉट एयर के साथ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। एट ए पर्टिकुलर हाइट द एयर कूल्स। और एक उचित एक फिक्स हाइट पर जा कर के जो ये वेपर्स है वो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं और कूल हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। एंड कंडेंस्ड, और जम जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, और उसकी वजह से क्या बनते हैं, फिर बादल बनते हैं। जब ये बादल बहुत बड़े हो जाते हैं तो पानी बूंद बूंद करके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लिस्ट एनी 3 एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड लीड टू एयर पोल्यूशन। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताएं, 3 घटनाओं के बारे में बताएं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम। पहला, अगर हम पेट्रोलियम या फिर कोल की बात करें तो इनके जलने से कार्बनिक कंपाउंड निकलते हैं जो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। स्मोक रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से यानी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फायरवुड, जो ईंधन की लकड़ियां होती हैं उनको भी जलाते हैं जब, तो उसमें भी पूरी तरह से कार्बन जल नहीं पाता और उसकी वजह से धुआं बनता है और वो हवा में फैलता है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन,
हाउ डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर? जीवित वस्तुओं को पानी की जरूरत कैसे होती है? तो पहला पॉइंट है ऑल सेलुलर प्रोसेस अकर्स ड्यू टू वाटर। हमारे सेल्स में जो भी प्रोसेस होती हैं वो सभी पानी की प्रेजेंस से होती हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो प्रोसेस रुक जाएंगी। वाटर इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी ऑफ देयर एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर। जीवित वस्तुओं को, ह्यूमन बींग्स को खासकर पानी की बहुत ज़रूरत होती है पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे खेती करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। वाटर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। वाटर, पानी बहुत ज़रूरी होता है पानी को लाइफ को बनाए रखने के लिए। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, यानी पौधों को इसकी ज़रूरत है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। अगर हमारे शरीर में मिनरल्स के अमाउंट को बनाए रखना है तो हमें ताज़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, विलेज और टाउन वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी की क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में बताएं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, आइस कवर्ड माउंटेन्स। पानी पहाड़ों पर है बर्फ के रूप में, या फिर बर्फ जो चारों तरफ माउंटेन पर पड़ी रहती है, कवर किए होती हैं। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, और उसके अलावा पानी कहाँ पर है? कुओं में है, जो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। सरफेस वाटर लाइक इन लेक्स, रिवर्स। उसके बाद अगर हम सरफेस की बात करें तो पानी वहाँ पर भी मौजूद है, लेक्स में और रिवर्स में। रेनफॉल्स, और अगर हम बरसात की बात करें तो बरसाती पानी भी इकट्ठा होता रहता है। स्टोर्ड रेन वाटर इन टैंक्स, डैम्स, और जो इस बात से जो पानी स्टोर होता है उसे हम टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं या बड़े बड़े बांध में स्टोर कर लेते हैं। डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच में बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स? क्या आपको ऐसी कोई गतिविधियां पता है जिससे यह पानी क्या होता हो, खराब होता हो? यस, द वाटर इज पोल्यूटेड बाय सेवेज। सेवरेज मतलब यहाँ पर सीवरेज सिस्टम की बात हो रही है, उससे भी पानी गंदा होता है। डंपिंग वेस्ट इन रिवर, नदियों में जो हम वेस्ट पदार्थ डाल देते हैं उससे भी पानी क्या होता है, गंदा होता है। फैक्ट्री वेस्ट, और फैक्ट्री वेस्ट भी अगर मिला देते हैं तो उससे भी पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सॉल्ट फॉर्म्ड? मिट्टी कैसे बनती है? तो मिट्टी को बनाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हमने यहाँ पर देखना पड़ेगा। द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक एट और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन सोइल फॉर्मेशन। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है धीरे धीरे वो कुछ फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे टूट जाती है और रेत में कन्वर्ट हो जाती है, उससे फिर मिट्टी बनती है। दे आर ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये चट्टानें अलग अलग तरीके से टूटती है, जैसे जीव वैज्ञानिक तरीके से टूट सकती है यानी बायोलॉजिकली, और केमिकल तरीके से, रासायनिक तरीके से टूट सकती है, और तीसरा फिजिकल तरीके से भी टूट सकती है। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। द सन, इट कॉज हीटिंग ऑफ रॉक्स विच कॉज क्रैकिंग एंड अल्टीमेटली ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर पीस। सनलाइट से चट्टानें जो है फैलती हैं और उनमें क्रैक होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। दिन के समय जब धूप पड़ती है तो रॉक्स गर्म हो जाती हैं, और रात के समय एकदम से वो ठंडी हो जाती हैं, उससे वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं। सेकंड फैक्टर इज वाटर, इट ब्रेक रॉक बोथ बाय फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लो। यह, अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ पर जो रॉक्स है वो जमकर भी टूट सकती हैं और तेज बहाव की वजह से भी टूट सकती हैं। विंड्स, इट कॉज इरोजन ऑफ रॉक्स। विंड जो होती है, हवा हो जो होती है, वो चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों के ऊपरी परत को क्या कर देती है, उड़ाकर ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सॉइल इरोजन? भूमि कटाव क्या है? रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सोइल विच अफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज कॉल्ड सोइल इरोजन।
भूमि की उपजाऊ परत का किसी भी फैक्टर्स की वजह से हट जाना क्या कहलाता है? सोइल इरोजन कहलाता है। चाहे वो पानी की वजह से बह गई हो मिट्टी, चाहे वो हवा के साथ उड़ गई हो, चाहे कैसे भी उड़ी हो, लेकिन यहाँ पर जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है मिट्टी की, और इसे कहा जाता है सोइल इरोजन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सोइल इरोजन? भूमि कटाव से बचाने के कुछ तरीकों के बारे में बताएं। प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंटेंसिव क्रॉपिंग। इसे हम बहुत ज़्यादा फसल उगा करके रोक सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज कैनल अराउंड द फील्ड। और अगर हम एक ड्रेनेज सिस्टम बनाएं जो जो फील्ड के चारों तरफ हो, हमारे जो उपजाऊ क्षेत्र है उनके आसपास, तो भी इससे भी भूमि कटाव रुक सकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्री एंड शोविंग ग्रासेस। हम भूमि कटाव को पेड़ लगाकर या घास लगाकर रोक सकते हैं। What are the different states in which water is found during the water cycle? ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो जल चक्र के दौरान पानी की होती हैं? Water in liquid state present in various sources, lakes, river, underground water. पानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बहुत सारे सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे झीलें, नदियाँ और भूमिगत जल और समंदरों में भी। वाटर वेपर सेकंड स्टेप में सनलाइट लेकर के इन सोर्सेज से जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी गैसियस स्टेट में। एंड थर्ड वन, जो ये पानी कंडेंस होता है उससे फिर क्या बनते हैं? वाटर, ये क्लाउड्स बनते हैं। और फोर्थ स्टेट में हम कहेंगे वाटर एज रेन और स्नोफॉल। ये जो पानी है कंडेंस जो हुआ था, वो या तो बर्फ के रूप में नीचे गिरता है, ओले कहते हैं जिनको, या सिंपल बर्फ कह सकते हो, पहाड़ों पे जैसे बर्फ गिरती है। और रेन की अगर हम बात करें तो रेन होता है ये बरसात की फॉर्म में नीचे गिरे। नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे दो चीज़ों का नाम बताएं जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे डीएनए और आरएनए दोनों बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में जो सेल्स में पाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच वुड हैड टू बी एन इंक्रीज इन CO2 ऑफ एयर। ऐसी कुछ गतिविधियों की लिस्ट बनाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बढ़ती है एनवायरनमेंट में। पहला पॉइंट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल। अगर फ्यूल्स को जलाने की बात करें तो कोयला, पेट्रोल और डीजल, इनके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ब्रेथिंग रिलीज CO2, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, उससे भी CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। यूजिंग एयर कंडीशनर रिलीज CO2 इन एयर, और जिसे हम AC बोलते हैं उससे भी CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? Gases like CO2 and methane trap sun's radiation. मीथेन और CO2 जैसी गैसें जो सन से जो रेडिएशन आ रही है एनर्जेटिक, उनको क्या कर लेती है? रोक लेती है। एंड डोंट अलाउ इट टू गो बैक, और इन्हें वापस जाने से रोक देती हैं। दिस causes वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लगातार गर्म होता रहता है, और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो इस चीज से रिलीज होते हैं। What are two forms of oxygen found in the atmosphere?
उन दो अवस्थाओं के बारे में बताएं जो ऑक्सीजन की पाई जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। फर्स्ट वन, ऑक्सीजन अबाउट 21%। पहली हमारे सामने है जो ऑक्सीजन है, जो हमारे वातावरण में 21% पाई जाती है। और दूसरा है इन द अपर रीजन सच एज स्ट्रेटोस्फियर ऑक्सीजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओजोन। और दूसरा ओजोन की फॉर्म में ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हाइट तक होता है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। वाई इज एटमोसफियर एसेंशियल फॉर लाइफ? लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है? एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। एयर जो होती है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। ओजोन लेयर इज एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। और ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है। CO2 गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो CO2 होती है उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से यानी फोटोसिंथेसिस से। It contains various gases like O2, CO2, N2, which are required for various life processes by plants and animals. और ये एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो अलग अलग लिविंग थिंग्स अपना इस्तेमाल कर लेती हैं जिनको। वाटर इज वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ? पानी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है? लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बगैर जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। वाटर मेक्स अप 60 to 70% ऑफ बॉडी वेट। हमारे शरीर का 60 से 70% क्या है? सिर्फ वाटर है। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस in our body and within the cell occurs between substances that are dissolved in water। जो हमारे शरीर में डिफरेंट रिएक्शन होती है, हमारे सेल्स में जो रिएक्शंस होती है वो पानी के बगैर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि पानी में घुले होते हैं मिनरल्स, और उन मिनरल से फिर क्या होती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी होती है। वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर हम पानी की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें कुछ भी घोला जा सकता है, लगभग लगभग चीज़ें इसमें घोली जा सकती हैं। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेड ऑन द सॉइल्स? जीवित वस्तुएं मिट्टी पर कैसे डिपेंड करती है? आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल्स एज ए रिसोर्स? क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो वाटर में रहते हैं टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सोइल एज ए रिसोर्स, क्या वो मिट्टी से बिल्कुल अनजुड़े होते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं? नहीं। इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन सोल्स। लिविंग थिंग्स अगर कोई है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी होती है किससे? जिसे हम कहते हैं मिट्टी। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर मिनरल फ्रॉम सोइल एंड प्रिपेयर फूड फॉर एनिमल्स। प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं मिट्टी से और उसको खाने में बदलते हैं, और वो फूड्स फिर कौन खा लेते हैं? एनिमल्स खा लेते हैं। अदर organisms that live in water are totally independent of soil because the microbes growing on the soil in water are primary producers in the soil, which start the food chain, and even other microbes that live in soil help in the decomposition of dead plants and animals in water to return the nutrition animals back to the water elements back to the water। यहाँ पर ये कहता है कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए जीव मिट्टी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी से अपनी ज़रूरतें क्या कर लेती हैं? पूरी कर लेती हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं और वो क्या कर लेते हैं? फूड चेन तैयार कर लेते हैं अपनी। छोटे छोटे माइक्रोब्स को छोटी मछलियाँ खाती है, उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है, और बड़ी मछलियों को फिर आगे प्रोसेस चलती रहती है। और जब ये डेड हो जाती हैं मछलियाँ तो ज़मीन पर गिरती हैं, नीचे गिरती हैं, मतलब पानी की तलहटी पर गिरती हैं, वहाँ पर ये डीकम्पोज हो जाती हैं।
यही माइक्रोब उन्हें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देती हैं, और जो जरूरी चीजें होती हैं उनको रिलीज करते रहते हैं, कहाँ पर, ओशंस के वाटर में, और फिर दोबारा से उसका यूज कर लिया जाता है। You have seen weather report on television and newspaper. How do you think we are able to predict the weather? आपने भविष्यवाणी सुनी होगी जो मौसम विभाग से जुड़ी होती हैं। हम किस तरह से कैपेबल होते हैं इन भविष्यवाणियों करने के। मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स फिनोमिना caused by uneven heating of the atmosphere in different regions of earth. हवा का चलना अलग अलग तरह से फिनोमिना तैयार करता है, मतलब अलग अलग घटनाएं तैयार करता है जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह पर होती हैं। उनमें कुछ है जैसे रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। हवा के पैटर्न्स के हिसाब से हम बताते हैं कि मानसून कब आएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उमस जो बनती है उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि वहां पर तूफान आएगा या फिर क्या होने वाला है। पैटर्न्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, और जो तूफान होते हैं आपने देखा होगा जब बारिश के मौसम में बादल जो होते हैं वो अलग तरह के बनते हैं, और गर्मियों में बादल जो है अलग तरह के बनते हैं। हम उनको देखकर भी बता सकते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है। We know that many human activity lead to increasing level of pollution of air, water bodies and soils. हमें पता है कि कुछ मानवीय जो क्रियाएं हैं उनकी वजह से पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, जैसे वायु पोल्यूशन हो सकता है, वो वाटर पोल्यूशन हो सकता है, या मृदा प्रदूषण हो सकता है। डू यू थिंक दैट isolating these activities to specific and limited area would help in reducing pollution? क्या इन्हें रोक देने से किसी एक फिक्स एरिया में इनको करें अगर हम इन एक्टिविटीज को, तो क्या उससे ये प्रदूषण कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। अगर हम इन कंबस्शन को कम कर दें, जो इन फ्यूल कहा जाता है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स कॉज पोल्यूशन ऑफ सोइल एंड वाटर। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज भी क्या करता है, मिट्टी को पोल्यूट करता है और वाटर को पोल्यूट करता है। रिलीज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो कॉज पोल्यूशन, और ये जो केमिकल्स है उनकी वजह से मिट्टी जो है पोल्यूट होती है, और डिफरेंट वाटर भी पोल्यूट होता है, एयर भी पोल्यूट होता है। अगर हम इन्हें कम कर दें तो उससे एनवायरनमेंट सेफ हो सकता है हमारा। राइट ए नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर, सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज। उन पॉइंट्स के बारे में लिखें जो ये बताते हो कि जो फॉरेस्ट है यानी जो वन है वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ बनाए रखने में मदद करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेलिंग सॉइल इरोजन। भूमि कटाव को रोकने के लिए जो प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं बहुत कारगर हैं, वो जमीन को बांध के रखती हैं और बहने से उन्हें रोकती है। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड्स, मतलब जो जंगल होते हैं वो बाढ़ को रोकते हैं, और उस वजह से हम कह सकते हैं कि एक जगह की केमिकल्स पानी जो है वो दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगे, और जब पानी नहीं बहेगा तो उसके साथ मिट्टी भी नहीं बहेगी। फॉरेस्ट रिलीज O2 into एटमोसफियर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दस रीन्यूइंग द ऑक्सीजन। फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उससे रिन्यू होती रहती है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की। फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द अमाउंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ रेनफॉल। जो वन होते हैं वो अमाउंट इंक्रीज करते हैं किस चीज का, रेनफॉल का, यानी बरसात को बढ़ाते हैं वो। जिस जगह पर पेड़ पौधे होंगे वहां पर बारिश भी अपने टाइम पर होगी और अच्छी खासी होगी। फॉरेस्ट प्ले वाइट रोल इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसमें, एयर पोल्यूशन को रोकने में।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे और इसको हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।